ओके, सो लास्ट क्लास तक हमने एक्सरे में मोज़लेस लॉ वगैरह ये सारी चीजें कंप्लीट कर ली थी, पर इसको क्वेश्चंस नहीं देखे थे। थोड़े क्वेश्चंस देखते हैं आज अपन एंड एक तो छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट बचे थे हमारे कि एक्सरे जब किसी मटेरियल पहले जो बचा कॉन्सेप्ट है वो पूरा कर लेते हैं। एक्सरे जब किसी मटेरियल से पास होती है, एक्सरे के फोटॉन उस मटेरियल में अब्सॉर्ब भी होते हैं, तो एक्सरे की इंटेंसिटी कम होती जाती है। तो आप हेडिंग लिखिए अब्सॉर्प्शन ऑफ एक्सरे। अब्सॉर्प्शन ऑफ एक्सरे, जब एक्सरे किसी मटेरियल से पास हो रही है, मान लीजिए एक्सरे पास हो रही है, कोई मटेरियल यहाँ पे उससे पास हो रही है, दिस इज सम मटेरियल, जैसे कि दीवार से क्रॉस करके जा रही है, हमारी बॉडी से क्रॉस करके जा रही है, लोहे की एक शीट है मोटी सी उससे क्रॉस करके जा रही है, किसी मटेरियल से एक्सरे क्रॉस होके जा रही है। तो जब एक्सरे किसी मटेरियल से क्रॉस होती है तो जब वो बाहर निकलती है उसकी इंटेंसिटी बदल जाती है। यहाँ इंटेंसिटी को अगर मैंने कहा आई नॉट, तो यहाँ इंटेंसिटी आई नॉट नहीं रहती, वो कुछ कम हो जाती है, मान लीजिए आई हो गई, वो आई नॉट से कम हुई। कितनी कम हुई, ये डेफिनेटली मटेरियल की विड्थ पर भी डिपेंड करता है कि मटेरियल की विड्थ क्या ली है अपन ने, और मटेरियल कौन सा है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पे भी डिपेंड करता है। मटेरियल की विड्थ कितनी ली है हमने, भाई अगर मैं बहुत ज्यादा थिक दीवार ले लूंगा तो एक्सरे की इंटेंसिटी ज्यादा कम हो जाती है, और अगर मैं कम पतली थिन दीवार लूं तो एक्सरे की इंटेंसिटी उतनी कम नहीं होती है। तो मटेरियल की थिकनेस पे भी डिपेंडेंसी आती है कि कितना इंटेंसिटी कम होगी, एज वेल एज मटेरियल कौन सा है उस पर भी डिपेंड करता है। एक लेड मेटल की ब्लॉक ले लिया मैंने, लेड मेटल का मैंने कोई ब्रिक ले ली, उससे जो एक्सरे क्रॉस होगी तो इंटेंसिटी अलग तरह से कम होगी। और एक सॉफ्ट मटेरियल का कुछ ले लिया मैंने, प्लास्टिक की मोटी सी शीट ले ली, तो उससे एक्सरे की इंटेंसिटी अलग तरह से कम होगी। तो ये इस पे भी डिपेंडेंसी होती है कि मटेरियल क्या है। हम यहाँ पे जो रिलेशन ऑब्टेन करते हैं एक्सरे की इंटेंसिटी का, वो ऐसा कुछ होता है कि इंटेंसिटी में जो भी रिलेटिव चेंज हुआ, रिलेटिव चेंज इन इंटेंसिटी मतलब कि किसी टाइम पे इंटेंसिटी आई है और चेंज हुआ डी का, तो डी बाई आई इसको बोल देंगे रिलेटिव इंटेंसिटी का चेंज। ये प्रोपोर्शन होता था मटेरियल में से कितना विड्थ एक्सरे क्रॉस कर रही है। डीएक्स विड्थ में जो इंटेंसिटी का चेंज होता है वो इसके प्रोपोर्शनल होता है, रिलेटिव इंटेंसिटी का चेंज प्रोपोर्शनल होता है विड्थ के। तो यहां से मैं ऐसा लिख सकता हूं माइनस डी बाई आई इज इक्वल टू एक कांस्टेंट लगा सकता हूं मैं, म्यू आ जाता है वो कांस्टेंट यहाँ पे उस कांस्टेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे मटेरियल का अब्सॉर्प्शन कांस्टेंट बोलते हैं, मटेरियल कितना एक्सरे को अब्सॉर्ब कर रहा है, तो मटेरियल का अब्सॉर्प्शन कांस्टेंट। ठीक है, सो di by i को ये लिख के फिर हम इंटीग्रेट कर सकते हैं और किसी पर्टिकुलर वेट में कितने इंटेंसिटी जाएगी वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर टोटल इंटीग्रेशन कर लूं मैं, वहां पर भी इंटीग्रेशन कर लेते हैं, मटेरियल की वेट 0 से t तक ली, इंटेंसिटी i नॉट से i तक। हम इंटीग्रेशन वगैरह करके निकालेंगे तो आएगा माइनस ln i by i नॉट इक्वल टू म्यू इनटू t, और फिर इसको तुम log में कन्वर्ट करोगे तो i की वैल्यू आ जाती है i नॉट t की पावर माइनस म्यू t। ये फाइनली इंटेंसिटी का रिलेशन आ जाता है। तो आपको ये इक्वेशन याद होना चाहिए कि रिलेटिव इंटेंसिटी में जो चेंज आया है वो विड्थ के प्रोपोर्शनल है और उससे डेरिवेशन होके आ जाता है, ये पता होना चाहिए। इसके पूरा डेरिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी हमसे, हमें कोई पूछेगा नहीं, हमें बस फाइनल इक्वेशन याद होनी चाहिए। अच्छा यहाँ पे म्यू क्या बताया था मैंने, मटेरियल एक्सरे को कितना अब्सॉर्ब कर रहा है उसका एक कांस्टेंट है। सर ये तो बहुत ही ज्यादा कलर कर दिया उसने, बहुत ज्यादा कलर हो गया, बहुत ज्यादा कलर हो गया। यस सर। अच्छा एक सेकंड, चलो बच्चों और भी ऐसे कोई दिक्कत आए तो बताते जाइए, है ना। तो ये अपने इंटेंसिटी की इक्वेशन डिराइव कर रही है, कुछ भी समस्या है तक? नो सर, इसका कोई समस्या पक्का? चलिए, तो ये एक छोटी सी चीज बची थी अपनी कि एक्सरे मटेरियल से जब पास होती है तो उसकी इंटेंसिटी कैसे चेंज होती है, ये नोट कर लीजिए। अच्छा एक और चीज, ये एक्सरे के लिए लिखा है मैंने, पर ये गामा रेज लाइट सब के लिए वैलिड है, सभी ईएम वेव भी तो है, हर ईएम वेव के लिए वैलिड है, पर हर ईएम वेव का जो अब्सॉर्प्शन होगा वो सेम तरीके सेम जैसा नहीं होता है। जैसे एक ग्लास ले अगर अपन, तो ग्लास नॉर्मल विजिबल लाइट के लिए ट्रांसपेरेंट होता है, पर हो सकता है कि एक्सरे के लिए ट्रांसपेरेंट ना हो। ठीक है, मतलब कि मटेरियल की प्रॉपर्टीज जो होती है वो अलग-अलग वेवलेंथ ऑफ वेव के लिए बदल जाती है। तो ये जो म्यू हो गया एक तरह से डिपेंडेंट होगा कि वेव की वेवलेंथ क्या है। एक्सरे के लिए ऐसा रिलेशन आ रहा है, एक्सरे के लिए जो अब्सॉर्प्शन कांस्टेंट होगा वो सभी मटेरियल के लिए सेम नहीं होगा,
तो इस चीज का एक ध्यान रखना है अपन को। बाकी चाहे लाइट हो चाहे गामा रेज हो, सबके लिए अपन ये लगा सकते हैं, सबका अपना अपना अब्जॉर्प्शन कांस्टेंट हो जाएगा। चलिए यू कैन नोट इट डाउन, नोट कर लीजिए इसे। चलिए एक्सरे के बारे में छोटी सी चीजें बची थी अपनी, एक्सरे का अब्जॉर्प्शन किस तरीके से होता है। अब कुछ क्वेश्चंस वगैरह स्टार्ट करते हैं अपन। तो लिखिए क्वेश्चन, नोट डाउन क्वेश्चन। Find the cutoff wavelength. Find the cutoff wavelength of continuous X-ray. Find the cutoff wavelength of continuous X-ray in Coolidge tube. Cutoff wavelength of continuous X-ray in Coolidge tube for accelerating potential of 20,000 volts. For accelerating potential of 20,000 volt. 20,000 वोल्ट का मैंने एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल लगाया है, इसके करस्पॉन्डिंग कट ऑफ वेवलेंथ क्या आ रही है? 20,000 वोल्ट्स। करें ट्राई, बोलिए। कीप योर माइक ऑफ। कट ऑफ वेवलेंथ पूछ ली मैंने आपको कंटीन्यूअस एक्सरे की। रिपीट करेंगे? रिपीट क्वेश्चन रिपीट करो। यस सर। कंटीन्यूअस एक्सरे की कट ऑफ वेवलेंथ क्या है बताओ, है ना। फॉर कोलिज ट्यूब जिसमें एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल ये है, आपसे क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है, फाइंड द कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ कंटीन्यूअस एक्सरे इन अ कोलिज ट्यूब व्हेन एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इज 20,000 volts. करें ट्राई। चलिए आंसर आ रहे हैं मेरे पास। त्रिलोक का आंसर आया है, प्रवीण का है, दोनों के अलग आंसर है, तो थोड़ा सोच समझ के आंसर दीजिए। प्रवीण आपका मुझे थोड़ा गलत लग रहा है, प्लीज चेक करो वापस से। चेक करिए प्रवीण वापस से। कंटीन्यूअस एक्सरे की कट ऑफ वेवलेंथ मतलब वही मिनिमम वेवलेंथ क्या प्रोड्यूस हो सकती है एक्सरे की, वही बताना आपको। तो लैम्डा मिनिमम का जो फॉर्मूला होता था वो लगा लीजिए बस। लैम्डा मिनिमम होता था हमारे पास Sc upon Ev where V is accelerated potential. Now Sc को हम लिख सकते हैं 12420 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय E लिख सकते हैं, E ही रहने देते हैं उसको। वोल्टेज कितना दिया है 20,000 वोल्ट्स, तो ये वोल्ट से वोल्ट कैंसिल हो गया, V से V कैंसिल हो गया, तो इससे डिवाइड कर दीजिए बस। 4 टाइम्स 0 तो यहाँ पे नीचे 1.2 समथिंग को डिवाइड करना है 2 से, तो 0.621 ये आंसर आ जाएगा एंगस्ट्रॉम में। दिस शुड बी द लैम्डा मिनिमम। तो Yes, sir. मिनिमम वेवलेंथ है या इससे ज्यादा प्रोड्यूस है ना, इससे कम वेवलेंथ प्रोड्यूस नहीं होगी। और आपको ध्यान ये रखना था Sc की वैल्यू कैसे रखी मैंने, वो नीचे Ev जो होता है वो एनर्जी होती थी, तो एनर्जी का जो यूनिट होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होता है, ये Ev और Ev कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। Yes, sir. तो इसका ध्यान रखना था, इसमें गलती करी आई थिंक प्रवीण ने, ठीक है। Yes, sir. ये इजी में ही गलती की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक तो एक्सरे में ये पूछ लेते हैं लोग कि लैम्डा मिनिमम क्या आएगा, है ना। इसी को आगे इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 लिखो, इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 लिखो, पार्ट 2। if
current in the tube, X-ray tube, if current in the X-ray tube is 1 milliampere, current in the X-ray tube is 1 milliampere, current in the X-ray tube is 1 milliampere, and assume 5%, assume that 5% of incident electrons, assume that 5% of incident electrons are creating 5% of incident electrons are creating X-ray photons. Assume 5% of incident electrons are creating X-ray photons, and that too of 50%, and that too of 50% of electrons energy. इसे रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन. Tube current is 1 milliampere. Assume that, हाँ बोलिए. क्या क्या सर, वो आवाज सब नहीं आई सही. हाँ फिर से बोल रहा हूँ. Assume tube current is 1 milliampere. Tube current in X-ray tube is 1 milliampere. जो X-ray tube है उसमें करंट है 1 milliampere का. And assume that 5% of the incident electrons are creating X-ray photons. That too of 50% of their energy. That too of 50% of their energy. समझ में आई बात? यस सर. सर एक क्वेश्चन नहीं आया सर. तो फिर से क्वेश्चन की लैंग्वेज रिपीट कर रहा हूं मैं. Assume tube current in X-ray is 1 milliampere and 5% of incident electron are creating X-ray photons. 5% of the incident electrons are creating X-ray photons. That too of 50% of their energy. 50% of their energy. चलिए आगे लिखिए. Find the wavelength. Find the wavelength of X-ray photon produced and their number per unit time. Find the wavelength of X-ray photon produced and their number per unit time. Find the wavelength of X-ray photon produced and their number per unit time. करिए try. और एंड their number per unit time. And their number per unit time. करिए. And their number per unit time. चलिए पुराना हिस्सा हटा दे रहा हूं मैं. क्वेश्चन की लैंग्वेज में कुछ चेंज कर दिया है मैंने. आपको क्या क्या चेंज करा है अच्छे से समझना है और आंसर बताना है. क्या क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई? क्वेश्चन पूछ क्या रहा है आपसे? यस सर. वेरी गुड.
चलो प्रवीण का लैम्डा का आंसर आ गया है। प्रवीण सही है, आपका लैम्डा का आंसर बिल्कुल सही। लैम्डा निकालना बहुत आसान है। क्वेश्चन में कहा है कि इलेक्ट्रॉन टकरा रहे हैं तो अपनी 50% एनर्जी का ही फोटोन बना रहे हैं, ऐसा साफ साफ दे दिया है आपको। तो उनकी एनर्जी का 50% एनर्जी का फोटोन कितना वेवलेंथ का होगा निकाल सकते हो, है ना। ये इलेक्ट्रॉन 20,000 वोल्ट से एक्सेलरेट हो रहे हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी और ये 20,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इससे लैम्डा जो आ जाएगा इनकी 50% एनर्जी का हो जाएगा Hc अपॉन एनर्जी। एनर्जी हो जाएगी इसकी हाफ, तो 10,000। बस ये डिवाइड करो तो इसका डबल आ जाएगा 1.242 एंगस्ट्रॉम। यह आ जाएगा लैम्डा मिनिमम एक्सरे का। और लैम्डा मिनिमम क्या, यही एक ही लैम्डा होगा आपको। क्वेश्चन में साफ साफ ये तो बोला है ना कि इलेक्ट्रॉन से टकरा रहे अपनी 50% एनर्जी का फोटोन बना रहे हैं, तो ये 50% एनर्जी पूरी बना रहे ऐसे लिखा है वहां पे, तो एक ही लैम्डा है। लैम्डा मिनिमम क्या, सिंगल वेवलेंथ इमिटर वहां पर। समझ में आया? यस सर। वेरी गुड। अब एक और चीज पूछी आपसे, कितने फोटोन प्रोड्यूस होंगे पर सेकंड, कितने फोटोन प्रोड्यूस हो रहे हैं पर सेकंड, ये भी आपसे पूछा है। तो कैसे निकाले नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड। हमें ट्यूब करंट दिया है तो कितने इलेक्ट्रॉन गिर रहे हैं पर सेकंड में जानता हूं, यहां कितने इलेक्ट्रॉन Yes, sir. जानता हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइकिंग पर यूनिट टाइम या पर सेकंड, वो निकाल सकते हैं। करंट कितना है 1 मिली एम्पीयर विद 10⁻³ एम्पीयर, और करंट को मैं डिवाइड कर दूं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से 1.6 10⁻⁹ तो इससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, है ना। तो आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन है। अब क्वेश्चन में बोला है केवल 5% इलेक्ट्रॉन ही फोटोन बना रहे हैं, तो नंबर ऑफ फोटोन क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ फोटोन, जल्दी बोलो। 5% इसका। बिल्कुल सही, 5% ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऊपर से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रख दो, 5% मतलब 5/100 इनटू ये नंबर कैलकुलेट कर लेना, 10⁻³ डिवाइड बाय 1.6 इनटू 10⁻⁹। ये कैलकुलेट कर लो, ये आ गया कितने फोटोन प्रोड्यूस होंगे पर सेकंड, और वेवलेंथ तो अपन निकाल ही चुके हैं, 50% एनर्जी की वेवलेंथ आ गई थी। आ रहा समझ में? यस सर। चलो, किसी को कुछ भी समस्या क्वेश्चन में, कोई भी डाउट क्वेश्चन में? थोड़ा सा क्वेश्चन में हाइपोथेटिकल चीजें थी, आपको बोल दिया था कैसा सा मानना है, मानना था कि 50% एनर्जी के फोटोन बन रहे, ऐसा मानना था आपको, और जितने इलेक्ट्रॉन गिर रहे उसके 5% के फोटोन बन रहे, ये आपको मानना था। तो साफ साफ दिया था क्वेश्चन में क्या मानना है। आ रहा है? किसी को भी डाउट हो तो बता दीजिए। चलो, प्रवीण को तो क्लियर है, त्रिलोक को भी क्लियर है, खुशी आपको क्लियर है क्या? खुशी, खुशी आपको आ गया? यस, ओके, वेरी गुड। बाकी बच्चे किसी को कुछ पूछना है तो बताइए, किसी को भी कुछ पूछना हो तो बताइए, और नहीं है तो फिर मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ। सर क्वेश्चन सर नहीं आया सर, का समझाएंगे सर, क्वेश्चन नहीं आया सर। बोलिए प्लीज, आपकी आवाज नहीं है, फिर से बोलिए ना। सर क्वेश्चन समझ नहीं आया सर, क्वेश्चन समझ नहीं आया। क्वेश्चन समझ नहीं आया। क्वेश्चन हाइपोथेटिकल था, देखो क्वेश्चन में आपको चीजें कुछ अज्यूम करना थी। क्वेश्चन में कह दिया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उनका नंबर क्या है, वो मतलब करंट से बता देगा, ट्यूब में जो करंट होगा वो दे देगा आपको। तो करंट पता है तो मुझे पता है कितने इलेक्ट्रॉन गिर रहे हैं, और मुझे बोल दिया 5% यहाँ के इलेक्ट्रॉन जो है फोटोन बना रहे हैं, तो 5% फोटोन कितने बनाएंगे मैं निकाल सकता हूँ, है ना। 5% फोटोन कितने होंगे मैं निकाल सकता हूँ। और फिर ये भी कहा था कि 50% एनर्जी के फोटोन बन रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का 50% ये होगा, इतनी एनर्जी के अगर फोटोन बन रहे हैं तो उनकी वेवलेंथ भी निकाल लें। समझे क्वेश्चन? यस सर। थोड़ा हाइपोथेटिकल था क्वेश्चन, इसमें कुछ चीजें अज्यूम करना थी आपको।
क्वेश्चन में दिया हुआ था, अज्यूम करना है क्या, मतलब दिया है साफ साफ कि क्या अज्यूम करना है, ठीक है। आपको जो स्टैंडर्ड एक्सरे का एक्सपेरिमेंट होता है उससे थोड़ा सा अलग चीजें देती है। चलिए, आई होप कि आप सब चीज क्लियर है। कुछ पूछना अभी भी लाइन कुछ भी समझ नहीं आ रही तो बताइए प्लीज। चलो अगर सब चीज क्लियर है तो फिर लिखिए नेक्स्ट। यूज मोजलेस लॉ, use Moseley's law to find, use Moseley's law to find frequency of K alpha of La, atomic number होता है 57। La आई थिंक लेंथेनाइट बोलते हैं या क्या बोलते हैं बताइए। La किसका सिंबल होता है? किसका सिंबल होता है La? लेंथेनाइट, सही है, बिल्कुल सही है ना, लेंथेनियम, तो लोग बता रहे लेंथेनियम। ओके चलो, so frequency of K alpha of lanthanum or lanthanide is 57 और frequency of K alpha of copper वो आपको दे दिए, सॉरी, frequency of K alpha of copper is given to you and frequency of K alpha of lanthanide वो पूछिए आपसे, ये पूछ लिया है। this is known, this is asked to you, given that b equal to 1 for K alpha सीरीज के लिए b equal to 1 होता है। now use Moseley's law to find frequency of K alpha of lanthanide, करिए frequency of K alpha of lanthanide करिए, ट्राई करिए, निकालिए। फ्रीक्वेंसी ऑफ K alpha ऑफ lanthanide पूछा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ K alpha कॉपर किया है आपको, b equal to 1 होता है K alpha के लिए भी दिया है, और मोजलेस लॉ यूज करके निकालना है, ये भी दिया है क्वेश्चन, करो। प्रवीण का आंसर आया मेरे पास, त्रिलोक का भी आया है, वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं। चलिए, आसान क्वेश्चन था, मोजलेस लॉ बस यूज करना है आपको। फ्रीक्वेंसी ऑफ K alpha ये होता है हमारे पास a into z minus b,
रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ के अल्फा। तो इसे यूज कर ले, दिस इंप्लाइज दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ के अल्फा फॉर La डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ के अल्फा फॉर कॉपर, ये आना चाहिए Z La का कितना है 57 माइनस 1 डिवाइड बाय कॉपर का कितना होता है 29 माइनस 1। सो हम फ्रीक्वेंसी ऑफ La के अल्फा की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। 57 माइनस 1 हो जाएगा 56, 29 माइनस 1 हो जाएगा 28, इसका Two स्क्वायर times. इनटू Yes, sir. फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉपर, वो दी हुई हमको 1.88 इनटू 10 पावर 18 हर्ट्ज। बस अभी आपको सॉल्व करना है ना। तो कैलकुलेशन करके मेरे पास आंसर लिखा हुआ है, मैं बता देता हूं ताकि आप चेक कर लेना सही है कि नहीं है। मेरे पास आंसर लिखा है 7.52 into 10 power 18 हर्ट्ज, ये लिखा है मेरे पास आंसर। सही है क्या आंसर? 7.52। मुझे कई बच्चों का दिख भी ऐसा रहा है, अभिषेक जोशी का दिख रहा है, वेरी गुड अभिषेक, खुशी का भी दिख रहा है, वेरी गुड खुशी। लोग आपका अलग आ रहा है लोग। सर ये कॉपर की जो वी अल्फा है, ये हाँ। रूट लेके दिया है या डायरेक्ट वाला दिया है? रूट लेके क्यों देंगे? फ्रीक्वेंसी ऑफ के अल्फा कॉपर दिया, यूनिट देखो ना हर्ट्ज है, हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी दी मतलब नॉर्मल फ्रीक्वेंसी दी है, रूट लेके देते तो रूट हर्ट्ज लिखा होता यूनिट वहां पे। सही है यस सर। है ना, ये नॉर्मल है। यस, चलो तो काफी आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, electrons of d Broglie wavelength lambda, electrons of d Broglie wavelength lambda are falling, electrons of d Broglie wavelength lambda are falling on target in Coolidge tube. Electrons of d Broglie wavelength lambda are falling on target in Coolidge tube. Coolidge tube में lambda d Broglie wavelength के इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहे हैं। Find minimum wavelength of X-ray photon produced. Find minimum wavelength of X-ray photon produced. Minimum wavelength of X-ray photon produced. करिए try. Minimum wavelength of X-ray photon produced. करिए try. Lambda minimum पूछ लिया, X-ray photon की क्या होगी? करिए. जो इलेक्ट्रॉन जाके टकरा रहे टारगेट से, उनकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ दी है आपको, और मिनिमम वेवलेंथ क्या प्रोड्यूस होगी यहाँ पर ये पूछ रहा है। करिए. आंसर आ गया मेरे पास, खुशी का आंसर आया है। ठीक है, खुशी चेक करेंगे अपन, लग तो रहा है कि सही है आपका। काफी आंसर आ रहे हैं। प्रवीण का, सोना का भी आ गया, वेरी गुड सोना, सीता भी आया। चलिए
चेक करता हूं मैं आंसर आपके, है ना, मैं भी सॉल्व कर लेता हूं तो आप देख लीजिएगा साथ साथ। जो इलेक्ट्रॉन्स आके टकरा रहे हैं उनकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ दी है। इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगी, वो होगी h बाय मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस सर। है ना, मोमेंटम को p लिख लो तो p लिख देता हूं यहां पे। तो मुझे इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम पता चल गया, वो h बाय लैम्डा है, और इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम पता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूं ना। काइनेटिक एनर्जी होती है मोमेंटम का स्क्वायर बाय 2 टाइम मास। ये इलेक्ट्रॉन का मास है इसलिए नीचे में छोटा सा e लगा रहा हूं, इलेक्ट्रॉन का मास है इसलिए p का स्क्वायर होगा मतलब h स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर, तो 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू लैम्डा स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। पर जो लैम्डा मिनिमम प्रोड्यूस होता है एक्सरे का, वो कैसे निकालते थे, वो होता था Sc अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी से डिवाइड कर दो Sc बाय काइनेटिक एनर्जी, तो Sc अपॉन काइनेटिक एनर्जी कितनी आती है हमारे पास, h स्क्वायर अपॉन 2 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू लैम्डा स्क्वायर। थोड़ा सा अरेंज करो, एक x से x कैंसिल हो रहा है, तो ऊपर आएगा 2 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू c इनटू लैम्डा स्क्वायर डिवाइड बाय 1h बच रहा है, डिवाइड बाय 1h बच रहा है। ये डिनोमिनेटर का पूरा नंबर ऊपर आ गया, 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू लैम्डा स्क्वायर, ऊपर एक c बचा, एक h से h कैंसिल होके नीचे एक h बच गया। ये आ गया हमारे पास मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्स-रे फोटॉन। देखिए समझ में आ रहा है आपको? यस सर, यही है यस सर। हाँ, कई बच्चों का दिख रहा है मुझे ये, कुछ बच्चों का थोड़ा सा नहीं सही दिख रहा है, दिक्कत का मुझे 2mc लैम्डा स्क्वायर है। हाँ ठीक है, सही दिख रहा है आपका, खुशी का भी सही दिखता है मुझे, वेरी गुड। चलिए, आसानी क्वेश्चन था, है ना? यस सर। तो ये जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आईआईटी जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है, मतलब ऐसे आसान क्वेश्चन भी आते हैं आईआईटी में, समझे? आसान भी आते हैं, टफ भी आते हैं, लेंथी भी आते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिसके अंदर बहुत कैलकुलेशन होती है, बहुत लंबा सॉल्व करना पड़ता है। ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जिसमें आसान हो जाता है, आसान से छोटा सा कुछ करो और आंसर आ जाता है। पर हर क्वेश्चन में सब्जेक्ट नॉलेज तो आना चाहिए, सब्जेक्ट नॉलेज अच्छा होना चाहिए। तो बस प्रैक्टिस करो, देखो खूब क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करते 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 सब्जेक्ट नॉलेज भी आता है, प्रैक्टिस से स्पीड भी बनती है, तो आईआईटी इजीली क्रैक कर सकते हो। चलो और क्वेश्चन करते हैं। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये स्क्वायर क्यों किया सर? जोर से बोलो। सर स्क्वायर सर समझ नहीं आया सर, के ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक सेकंड रुको, हाँ अब बोलो। स्क्वायर, ये मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम मास की काइनेटिक एनर्जी देखा ना। मोमेंटम क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम। है ना। इसमें एक काम करो, मास से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो, मास से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब न्यूमरेटर में देखो m स्क्वायर v स्क्वायर हो गया, mv क्या होता है, मोमेंटम। सो ये रिलेशन है मोमेंटम का। काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं अपन p स्क्वायर बाय 2 टाइम मास, या p को लिख सकते हैं √2m k। ये 2m को इधर ले आओ, रूट ले लो, तो ये रिलेशन होता है मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का, मोमेंटम के मैग्नीट्यूड और काइनेटिक एनर्जी का, टू बी मोर एक्यूरेट मोमेंटम का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं सर, ठीक है। चलो प्रियांशु पूछ रहा है स्क्वायर क्यों किया, तो स्क्वायर मैंने करा नहीं, फॉर्मूला ही था स्क्वायर का, तो है ना। सर समझ गया सर, समझ गया। चलिए वेरी गुड, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिए फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन। In an X-ray tube, K alpha, K beta, K alpha, K beta photons are produced. K alpha, K beta photons are produced. K alpha, K beta photons are produced with some accelerating potential V. With some accelerating potential V.
the minimum wavelength produced is lambda 1. The minimum wavelength produced is lambda 1. Minimum wavelength produced is lambda 1. Lambda of k alpha is lambda 2. Lambda of k beta is lambda 3. फिर से रिपीट कर रहा हूं. In an X-ray tube, k alpha and k beta photons are produced with accelerating potential v. Minimum wavelength produced is lambda 1. Wavelength of k alpha is lambda 2 and wavelength of k beta is lambda 3. आगे लिखिए. If V is increased, V क्या था? एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को बढ़ा दिया. If V is increased, then ठीक है. आगे लिखो स्टेट ट्रू और फॉल्स या फाइंड आउट करेक्ट ऑफ दिस. ऐसा लिख लो स्टेट ट्रू और फॉल्स या फाइंड आउट करेक्ट फ्रॉम दिस. फाइंड आउट करेक्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम दिस. ठीक है. अब क्वेश्चन ने बोला है कि v बढ़ा दिया है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ा दिया है, और जो मैं लिखने जा रहा हूं उसमें से सही क्या-क्या है बताना है. ठीक है. तो सही क्या-क्या है आपको बताना है. तो पहला ऑप्शन है lambda 2 increases. क्या है सही है? ट्रू और फॉल्स बताना है. सिंपल सी बात है. lambda 2 increases. ट्रू और फॉल्स बताना है. बताओ. एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ा दिया है. एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल v था उसे बढ़ा दिया है. आपको बताना है. पहला ऑप्शन ये है कि lambda 2 बढ़ेगा. बताओ सही है कि गलत है. बताओ. बोलो. खुशी बोल रही है फॉल्स. और कोई आंसर? प्रवीण भी फॉल्स बोल रहा है. वाह. लोग भी फॉल्स बोल रहा है. क्यों बोल रहे हो फॉल्स? क्यों बोल रहे हो फॉल्स है? आपको क्यों लग रहा है कि गलत है ये? सोना का भी आंसर फॉल्स आया. ये लोग बोल रहे हैं लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी. अच्छा नहीं, इसका आंसर ये आंसर फॉल्स है. ये बात सही है कि फॉल्स है. क्यों? क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी ऑफ k अल्फा या k बीटा ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल से नहीं बदलती. ये फ्रीक्वेंसी जो होती है ये डिपेंड करती है टारगेट मेटल पे. टारगेट मेटल नहीं बदला तो ये नहीं बदलेगी. तो इसका आंसर होना चाहिए फॉल्स, बिकॉज़ टारगेट मेटल ये बदलता है. नेक्स्ट, lambda 1 decreases. lambda 1 decreases. बताओ. lambda 1 decreases. नहीं बढ़ेगा सर. ट्रू है कि फॉल्स है? लोग का तो आंसर आ गया मेरे पास. बाकी बच्चे बताओ कि ये ट्रू है कि फॉल्स है? एक और आंसर आ गया मेरे पास. वेरी गुड, वेरी गुड. सभी बच्चे. प्रवीण नहीं, प्रियांशु गलत है. ये है ट्रू. दिस इज ट्रू. ये लैम्डा वन क्या है? मिनिमम वेवलेंथ. मिनिमम वेवलेंथ क्या होती है? मिनिमम वेवलेंथ होती थी c अपॉन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल v पे डिपेंड करती है. अगर वो बढ़ाया तो लैम्डा मिनिमम कम हो जाएगा. एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ाया लैम्डा मिनिमम कम हो जाएगा. और यहां बोला कि कम होने का, तो ये ट्रू है. दिस इज ट्रू. ठीक है. थर्ड, lambda 3 minus lambda 2 increases. lambda 3 minus lambda 2 increases. सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने. lambda 2 minus lambda 3 लिखना चाहिए. lambda 2 minus lambda 3 लिखना चाहिए. increases. बताओ, is this true or false?
इज दिस ट्रू और फॉल्स? प्रवीण का आंसर आया है, खुशी का आंसर आया है, इज दिस ट्रू और फॉल्स? सोना का भी आंसर आया, गुड सोना। और कोई बच्चा? दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स। फॉल्स जो है ये लैम्डा 2 लैम्डा 3 क्या है? ये के अल्फा और के बीटा की वेवलेंथ है, और के अल्फा और के बीटा की वेवलेंथ वो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पर डिपेंड ही नहीं करती है, तो इनका कोई डिपेंडेंसी होती नहीं एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पर, ठीक है? तो ये इनका जो डिफरेंस है, ये चेंज ही नहीं होगा, ये डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, ठीक है? तो ये कांस्टेंट होता है, इसलिए आंसर फॉल्स हो गया, बिकॉज़ दिस रिमेंस कांस्टेंट। अगला पार्ट, lambda 2 minus lambda 1 increases, lambda 2 minus lambda 1 increases, बताइए ट्रू और फॉल्स? lambda 2 minus lambda 1 increases, बताइए ट्रू और फॉल्स? चलो प्रवीण का आंसर आया, प्रियांशु का आया, खुशी का भी आ गया, आस्था का भी आया। थोड़े से यार मिक्स आंसर आ रहे हैं, कुछ ट्रू कुछ फॉल्स बोल रहे हैं, सर तो नहीं होना चाहिए, सब बच्चे एक आंसर नहीं दे रहे मुझे, कुछ तो गलत बोल रहे हैं ना। अभी थोड़ी देर पहले समझा था कि लैम्डा जो ये है ना के अल्फा के बीटा की, के अल्फा के बीटा की जो वेवलेंथ होती है ये डिपेंड नहीं करती एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पे, ये कांस्टेंट होता है। पर जो लैम्डा मिनिमम होता है वो डिपेंड करता है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पे, वो कम हो जाता है जब एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ा है। तो लैम्डा 1 यस सर, ये कम हो रहा है जब एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ा रहा है, और ये मतलब लैम्डा 2 नेगेटिव कांस्टेंट है, तो डिफरेंस क्या होगा? कम डिक्रीज होगा, ये इंक्रीजेस लिखा है, फॉल्स होगा सर। अरे कम क्यों, बढ़ेगा ना, लैम्डा 2 कांस्टेंट है। सर, नेगेटिव में कम हो रहा है तो बढ़ेगा ना ये। शांति 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 शांति, लैम्डा 2 बड़ा होता है लैम्डा 1 से, मिनिमम वेवलेंथ सबसे छोटी वेवलेंथ होती है, मिनिमम वेवलेंथ सबसे छोटी वेवलेंथ होती है, और के अल्फा और के बीटा इन सब की वेवलेंथ तो उससे बड़ी आती है। तो लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 इज अ पॉजिटिव नंबर, लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 इज अ पॉजिटिव नंबर। सेकंड थिंग, ये जो डिफरेंस लिया है इसमें लैम्डा 2 कांस्टेंट है, और जो लैम्डा 1 है वो क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है, जिसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो कम हो रहा है, तो नंबर क्या होना चाहिए, ओवरऑल बढ़ना चाहिए। यस सर, यस सर। तो सर सही हुआ ये? अरे तो सर इसको सर माइनस कर रहे हैं ना, तो सर ये तो कम होना चाहिए ना, फॉल्स होना चाहिए सर, ये तो कम कर रहे हैं ना। लैम्डा 1 कम हो रहा है, यस सर, तो सर लैम्डा 1 कम हो रहा है, तो सर उसको लैम्डा 2 से माइनस करेंगे सर, कम ही होगा ना सर, लैम्डा 2 कांस्टेंट है। हाँ तो डिफरेंस बढ़ेगा ना। आज लैम्डा 2 कांस्टेंट है, मान लो 10 था, लैम्डा 1 था 5, तो पहले डिफरेंस आया 5 का, सर वो तो कम हो गया, और बाद में लैम्डा 1 को कम कर दिया, 4 कर दिया। यस आया सर, आ गया। ठीक है, तो यस दिस इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। चलिए, तो अभी यहाँ पर है ना, मैंने जो चेंजेस करे हैं, तो मैंने क्या करा था, मैंने एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को बढ़ा दिया था, ठीक है? अब फटाफट मुझे बताओ, अगर मैं टारगेट मेटल को हेवी मेटल से बदल देता, टारगेट मेटल जो भी थी उसको और हायर एटॉमिक नंबर वाली मेटल ले लेता, और हायर एटॉमिक नंबर वाली मेटल ले लेता, तो आंसर्स क्या होते? मैं एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल चेंज नहीं कर रहा हूं, मैंने एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल चेंज नहीं करा, तो टारगेट मेटल है उसको मैं थोड़ा हायर एटॉमिक नंबर वाला ले लेता हूं, तो आंसर्स क्या होते हैं चारों के, बताओ? मैंने टारगेट मेटल को बदल दिया, टारगेट मेटल को मैंने थोड़ा हायर एटॉमिक नंबर वाला ले लिया, उसका Z बढ़ा दिया, तो आंसर क्या होते हैं?
एक एक को सोचते हैं भाई। अब लेमडा मिनिमम चेंज होता क्या, लेमडा मिनिमम चेंज होता क्या बताओ। हाँ, if z increases lambda minimum, जो lambda था वो कांस्टेंट ही रहता यस सर। कि lambda तो डिपेंड करता है मिनिमम वाला एक्सीलरेटिंग पोजीशन पे, वो नहीं बदला तो ये कांस्टेंट रह जाएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ k अल्फा या lambda ऑफ k अल्फा और lambda ऑफ k बीटा का क्या होगा, z बढ़ाया है, z बढ़ाया है, कम हो जाएगी। z बढ़ाने से एनर्जी बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम होगी, तो यस सर। वेवलेंथ कम होना चाहिए। तो lambda 2 and lambda 3 both decreases, अब दोनों कम होगी। कितनी कितनी कम होगी, सेम प्रोपोर्शन में कम होगी है, क्योंकि z पे डिपेंड करती है तो डायरेक्टली है ना, सेम प्रोपोर्शन में कम होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन था lambda 2 इंक्रीजेस, फॉल्स से रह जाएगा क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, पहला ऑप्शन तो फॉल्स रह जाएगा। दूसरा lambda 1 डिक्रीजेस, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि lambda 1 तो कांस्टेंट है, lambda मिनिमम तो कांस्टेंट है, ठीक है, ये फॉल्स हो गया। डिफरेंस, ट्रू। अब डिफरेंस बढ़ेगा कि नहीं, इनका डिफरेंस दोनों कम हो रहे हैं, तो डिफरेंस बढ़ेगा या कम होगा कैसे पता करें। जो डिफरेंस होगा ना वेवलेंथ का, वो एक तरह से एनर्जी डिफरेंस को रिलेट कर रहा है, एनर्जी डिफरेंस भी बढ़ेगा, एनर्जी डिफरेंस बढ़ेगा तो वेवलेंथ का डिफरेंस भी बढ़ेगा। z बढ़ाने से ऑर्बिट्स के एनर्जी डिफरेंस की वैल्यू भी बढ़ती है, z बढ़ाने से z² मल्टीप्लाई होता है ना देखो एनर्जी डिफरेंस के फॉर्म में, तो z बढ़ाने से ऑर्बिट्स के एनर्जी डिफरेंस की वैल्यू बढ़ेगी, एनर्जी डिफरेंस की वैल्यू बढ़ेगी तो लैम्डा का डिफरेंस भी बढ़ेगा, और यहाँ पे बढ़ा हुआ ही लिखा है तो ये सही हो जाएगा, ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है स्टेटमेंट सही कैसे बोल रहा हूँ मैं? यस सर लेमड़ा का डिफरेंस लेंगे तो एनर्जी के इनवर्स का डिफरेंस आएगा ना। हाँ बिल्कुल सही। तो सर इसमें लैम्डा 3 कम हो रहा है, तो हम अब निकाल सकते हैं ना क्या होना चाहिए, हम निकाल सकते हैं ना, चेक कर सकते हैं क्या होना चाहिए, z से रिलेशन क्या आना चाहिए और बना के चेक कर सकते हो। यस सर। हाँ, यस सर। तो आप ट्राई करो एक बार है ना, अगर मैंने सही कहा है तो दिख जाएगा और मैंने गलत कहा है वो भी दिख जाएगा आपको, ठीक है, गलत बोल रहा हूँ अगर मैं तो प्लीज बताइएगा मुझे भी, ठीक है। चलिए आगे, अब lambda 2 lambda 1 का डिफरेंस, lambda 2 lambda 1 का डिफरेंस, lambda 1 तो कांस्टेंट रहने वाला है, यस सर। तो डिक्रीज होने वाला था, तो इनका डिफरेंस क्या होगा, डिक्रीज। ज्यादा। कम होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ये इंक्रीज यस सर। ये डिक्रीज होने वाला है, समझे? यस सर। वेरी गुड। तो अपन ने कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखे है ना, आगे बढ़ते हैं। क्लियर अच्छे से, किसी को भी कुछ पूछना है तो बताइए। सर थर्ड वाला सर, थर्ड वाला। थर्ड वाला, ये डिफरेंस lambda 2 lambda 1 lambda 3 का डिफरेंस, चलो ये थर्ड वाला चेक कर ही लेते ना। lambda 2 और lambda 3 कैसे निकलते हैं, lambda 2 क्या दिया था मैंने, k अल्फा की वेवलेंथ, k अल्फा की वेवलेंथ का रिलेशन क्या होता है, sc अपॉन lambda लैम्डा के होता है एनर्जी ऑफ L शेल माइनस एनर्जी ऑफ K शेल, sc अपॉन lambda ऑफ K बीटा, ये होता है एनर्जी ऑफ KLM M शेल माइनस एनर्जी ऑफ K शेल, ठीक है। अब आप इनका डिफरेंस चाहते हो, ये क्वेश्चन में k अल्फा की वेवलेंथ को lambda 2 कहा हुआ है और इसको lambda 3 कहा हुआ है, तो आप lambda 2 lambda 3 की वैल्यू निकाल सकते हो, lambda 2 और lambda 3 की वैल्यू ऐसे मिल जाएगी, उनका डिफरेंस शीट lambda 2 minus lambda 3, तो lambda 2 को लिख सकता था मैं sc अपॉन एनर्जी ऑफ L शेल माइनस एनर्जी ऑफ K शेल माइनस sc अपॉन एनर्जी ऑफ M एम शेल से ऑफ K शेल, एनर्जी कैसे। यस सर। ठीक है। तो आप इसको चाहो तो sc को कॉमन लेके ये लिख सकते हो, ये एक एनर्जी डिफरेंस हो गया बिटवीन L एंड K माइनस 1 अपॉन एनर्जी डिफरेंस हो गया बिटवीन M एंड K, ठीक है। अब बताओ इन दोनों एनर्जी डिफरेंस की वैल्यू का क्या होगा, दोनों बढ़ेगी, यस सर। z बढ़ाने से दोनों बढ़ेगी, ठीक है। यस सर। तो जिनमें से बेसिकली जो z का एक्सप्रेशन है एनर्जी में z स्क्वायर के प्रोपोर्शनल वाला एक्सप्रेशन बनता है, एनर्जी डिफरेंस भी z स्क्वायर के प्रोपोर्शनल जैसा कुछ बनता है। यस सर। यस सर। यहाँ पे z स्क्वायर का टर्म, यहाँ z स्क्वायर का टर्म, z स्क्वायर का टर्म मैं इनसे कॉमन ले सकता हूँ,
यस सर। z स्क्वायर का टर्म नीचे कॉमन लिया, z बड़ा है तो डिफरेंस क्या होगा? कम होगा। कम हो जाएगा। तो इसका आंसर ये डिफरेंस क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, तो फॉल्स हो गया, ये इंक्रीजेस फॉल्स हो जाएगा। सही है? यस सर। लिया, ये बिल्कुल अच्छे से एक एक लिख के चेक कर लिया चीज अपन ने। ठीक है, चलो पहले मैंने क्या बताया था, इसका आंसर यही बोला था कि कुछ और बोला था? फॉल्स अपना क्या आया था? यही आया था सर। ट्रू आया था सर। ट्रू आया था क्या अपना? यस सर। अच्छा फॉल्स आया था ना। ट्रू आया था, ट्रू। ठीक है, देखो कोई बात नहीं, जो भी आया था अब अपन ने अच्छे से लिख के चेक कर लिया है, तो यहाँ से बिल्कुल कंफर्म होगा कि क्या आंसर आना चाहिए। यस सर। यस सर। वेरी गुड, है ना? ठीक है, तो ये अपन ने एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था ये करा, और भी क्वेश्चंस करना है अपन को। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, मैं बोल रहा हूँ आप प्लीज नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, ठीक है, नोट करते जाएगा, मैं बोल रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन्स विद एनर्जी ऑफ 80 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, electrons with energy of 80 kilo electron volts, electrons with energy of 80 kilo electron volts are incident on tungsten target in Coolidge tube. 80 kilo electron volt energy दी electrons की are incident on tungsten target in X-ray tube or Coolidge tube. Tungsten target in Coolidge tube. लिखिए ये tungsten यस सर। target. आगे लिखिए K shell electrons of tungsten have K shell electrons of tungsten have 72.5 K shell electrons of tungsten have 72.5 kilo electron volt energy. K shell electrons of tungsten have 72.5 kilo electron volt energy. चलो आगे लिखिए, what will be minimum wavelength of X-ray photon produced? What will be minimum wavelength of X-ray photon produced? What will be minimum wavelength of X-ray photon produced? And state whether K series photons of characteristics X-rays K series photon of characteristics X-rays are emitted or not. K series photon of characteristics X-rays are emitted or not. K series photon emit होंगे कि नहीं होंगे? करो, keep your mic off. Very try.
बताइए आंसर कुछ आया? लैम्डा का आंसर आ रहा है मेरे पास, चेक कर लो वापस से, प्रवीण चेक कर लो अच्छे से। इलेक्ट्रॉन्स जो आ रहे हैं उनकी एनर्जी ये 80 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो लैम्डा मिनिमम होना चाहिए 12420 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाय इलेक्ट्रॉन की एनर्जी दी है 80 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो ये भी कैंसिल, अब डिवाइड करके निकाल सकते हैं वेवलेंथ क्या है। मेरे पास जो वेवलेंथ है 0.15 0.15 हां 0.15 मेरे पास ये लिखा था 0.15। यस सर यही आ रहा है। ये पूछा था। दूसरी चीज ये पूछा है कि क्या केस के फोटोन निकलेंगे, बताओ। यस सर निकलेंगे। निकलेंगे, वेरी गुड। क्यों? उनकी एनर्जी कम है इलेक्ट्रॉन से। बिल्कुल सही। के शेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास जो एनर्जी है वो कम दी है और आने वाले जो स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसे नॉकआउट कर सकता है, इसे नॉकआउट कर सकता है, इसे अपनी जगह से गायब कर सकता है, उसे जो रिक्वायर्ड एनर्जी बाहर जाने के लिए वो दे सकता है, तो वहां वैकेंसी आ सकती है और वैकेंसी आएगी तो के सीरीज के फोटोन बन सकते हैं। तो यस यू आर करेक्ट, आंसर इज कि के सीरीज के फोटोन भी बन सकते हैं और मिनिमम वेवलेंथ आएगी। बिल्कुल सही। क्लियर सबको? यस सर। ओके वेरी गुड। चलिए तो अपन ने आज कुछ एक्सरे पे बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करे।